प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी सामाजिक विषय की इस कक्षा में आरंभिक समाज नामक अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले उन बिंदुओं पर नज़र डालते हैं जिन्हें हम आज पढ़ने वाले हैं। आज हम सोनाक्षी के प्रश्न से इस अध्याय की शुरुआत करेंगे और उसके बाद आदि मानव के आगमन और उसके निवास स्थान का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ पाषाणकालीन औजारों तथा उस समय के वस्त्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, एक दिन सोनाक्षी अपने दादा के साथ मेले में घूम रही थी। मेले में भीड़ भी बहुत थी। तभी सोनाक्षी ने झूला देखा और झूले में बैठने की ठान ली और वह झूले में बैठ भी गई। जब वह झूले के ऊंचाई पर पहुंची तो उसे चारों ओर बहुत अधिक मकान, गाड़ियां तथा लोग दिखाई दिए। तब उसके दिमाग में एक प्रश्न आया। प्रश्न ये था कि क्या ये सब हमेशा ऐसे ही था? क्या ये लोग हमेशा से ऐसे ही रहते थे? जब वह नीचे आई तो उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या लोग हमेशा इसी तरह एक साथ रहते थे? तब दादाजी ने जवाब दिया, बेटा। अब दादाजी ने क्या जवाब दिया होगा? चलिए, दादाजी ने जो उसे आगे बताया उसको हम देखते हैं। उसके दादाजी ने कहा कि जब मनुष्य पहली बार धरती पर आया तो उस समय उसका अपना कोई समाज या कोई सगा संबंधी नहीं था। वह जंगली जानवरों की तरह भोजन की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। उस समय का मानव अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था और जंगलों से कंदमूल फलों को इकट्ठा करके उन्हें खाया करता था। यह सब इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि पेड़ पौधों से भोजन जुटाने में यह ध्यान रखना होता था कि कौन सा फल खाने योग्य है और कौन सा विषैला फल है। इसके अलावा खतरनाक जानवरों के शिकार करते वक्त या फिर मछली इत्यादि पकड़ते वक्त उन्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी। इन लोगों को आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता था। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, क्योंकि ये लोग जिस जगह रहते थे वहां के फल और जानवरों को मार कर ये लोग समाप्त कर देते थे। फिर ये अपने उस जगह को त्याग कर किसी दूसरी तरफ को चले जाते थे। इसका एक कारण यह भी था कि मौसम बदलने से जब पानी सूख जाता था तो ये लोग नई जगहों को खोजने लगते थे। उस समय जंगलों में बहुत खतरनाक या जानलेवा जानवर भी हुआ करते थे तथा कड़ी धूप और बारिश भी ज़्यादा होती थी। इन सब से बचने के लिए ये लोग गुफाओं और कंदराओं में रहने लगे थे। पानी आसानी से मिलने के कारण इनका निवास झीलों तथा नदियों की तरफ भी होने लगा था। जहाँ ये लोग रहते थे वहाँ से कई औजारों के अवशेष भी मिले। ऐसा माना जाता है कि ये लोग अपने निवास स्थानों में ही औजारों का निर्माण किया करते थे। इन्हें हम उद्योग स्थल या आवासीय स्थल कहते हैं। इस समय के औजार दो तरीके से बनाए जाते थे। कुछ औजार लकड़ियों या फिर पत्थरों के बनाए जाते थे तथा कुछ औजारों को बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय के लोगों का पहनावा भी काफ़ी अलग था।
जानवरों को मारकर एक और तो वे अपनी भूख मिटाते थे और वहीं दूसरी तरफ उनकी खाल से वस्त्र बनाकर उन्हें पहनते थे। इसके अलावा पेड़ों की छाल तथा पत्तियों से भी ये लोग अपने तन को ढकते थे। बच्चों, इस तरह सोनाक्षी के दादा सोनाक्षी को मनुष्य के आरंभिक काल के बारे में बताते रहे। उनके द्वारा बताई गई बाकी बातों को हम अगली वीडियो में जानेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। इस वीडियो में हमने सोनाक्षी के प्रश्न से शुरू करके आदि मानव के आगमन और उसके निवास स्थान के बारे में सीखा, उसने कैसे औजारों का निर्माण किया और वह क्या क्या वस्त्रों को पहनता था, इसके बारे में हमने जाना। अगली वीडियो में हम उन स्रोतों के बारे में पता करेंगे जिनसे हमें आदि मानव के बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ आपकी खोज कैसे हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ ही शैल चित्रकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है शासक और इमारतें। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने मुगल साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया। हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में भी अध्ययन किया था। इन शासकों के द्वारा बनाए गए विभिन्न इमारतों या फिर ऐतिहासिक स्थलों के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम हमारी ऐतिहासिक धरोहरों की चर्चा करेंगे, जिनमें राजपूत कालीन स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा राजराजेश्वर मंदिर के साथ कुछ महलों की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, यह है लाल किला। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे और इसके बारे में हमने पढ़ा भी है। यह मुगल काल का प्रसिद्ध स्थापत्य है। जरा सोचिए, इतना विशाल लाल किला कैसे बन गया होगा, क्योंकि उस समय तो सीमेंट का प्रयोग भी नहीं होता था। फिर भी ऐसी सुंदर और भव्य इमारतों का निर्माण कैसे हुआ होगा। बच्चों, देश में ऐसी अनेक ऐतिहासिक इमारतें हैं जो अपनी कलात्मक संरचना की दृष्टि से अनोखे हैं। ये इमारतें हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। इन्हें चाहे किसी ने भी बनाया हो, लेकिन इनका संरक्षण करना, इन्हें बचाना हम सबका कर्तव्य है। उस समय के शासकों या राजाओं ने दो तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। एक धार्मिक इमारतें, जिनमें मंदिर, मस्जिद तथा मकबरे बनाए गए, और दूसरा गैर धार्मिक इमारतें, जिनमें किले, महल तथा हवेली इत्यादि बनाई गई। इन्हें गैर धार्मिक इमारत इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनका संबंध किसी धर्म से नहीं होता। ये इमारतें, ये स्मारक, ये सारी चीज़ें हमें उस समय के प्रौद्योगिकी, कौशल तथा उस समय की तकनीकी के बारे में बताते हैं। राजपूत शासकों के शासनकाल में स्थापत्य और मूर्तिकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। महाराष्ट्र में एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर 8वीं शताब्दी के भव्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण एक ही पत्थर को तराश कर किया गया। मंदिर में घुसने का एक बड़ा रास्ता है जिसे गोपुरम कहते हैं।
और दो गुंबदों के बीच एक नंदी बैल की आकृति भी बनी हुई है। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित दक्कन की एलिफेंटा गुफा विश्व प्रसिद्ध है। इस गुफा में सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान शिव को 3 रूपों में दिखाया गया है। चलिए बात करते हैं लिंगराज मंदिर की। 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच नगर शैली द्वारा उड़ीसा में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। उनमें से एक है लिंगराज मंदिर। इसका निर्माण 1100 ईस्वी में गंग शासकों द्वारा किया गया। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इसमें 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचते दिखाया गया है। अगला मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी शासकों द्वारा करवाया गया। इस मंदिर में कोई शिखर या गुंबद नहीं है। इसके भीतरी छत पर बहुत बारीकी से नक्काशी की गई है। अगला मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। चंदेल शासकों द्वारा 10वीं 11वीं शताब्दी में बुंदेलखंड शैली में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 1050 ईस्वी में हुआ, जो अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 84 नक्काशीदार शिखर हैं। अगला मंदिर है राज राजेश्वर मंदिर। राज राजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसका निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजपूत शासकों ने अपने लिए कई महल एवं किलों का निर्माण भी कराया, जिनमें जयपुर का महल तथा उदयपुर के महल से उनके रहन सहन की भव्यता का पता चलता है। कुछ महलों को आज भव्य होटल का रूप दे दिया गया है। कुछ राजपूत शासकों ने अपने महल में चित्रशाला और चित्र गलियारा भी बनवाया था, जो उनके चित्रकला के प्रति रुचि को दिखाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने हमारी ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में चर्चा की। हमने राजपूत कालीन स्थापत्य कला के बारे में जाना, जिसके अंतर्गत लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, राज राजेश्वर मंदिर तथा महलों के बारे में अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे, जिसमें कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, बलबन का मकबरा तथा गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के बारे में जानेंगे। इसके साथ मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में भी हम जानेंगे, जिसके अंतर्गत हुमायूं का मकबरा, दीवाने आम तथा दीवाने खास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, गोपुरम क्या है? मंदिर में जाने का रास्ता, मंदिर से आने का रास्ता, मंदिर के बीच मूर्ति, उपरोक्त सभी। कैलाश मंदिर में 2 गुंबदों के बीच किसकी आकृति है? त्रिशूल, नंदी बैल, शेषनाग, शिव की मूर्ति। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया? चोल शासक, गुर्जर शासक, गंग शासक, राजपूत। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? राजराज प्रथम, कृष्ण प्रथम, नरसिंह देव प्रथम, उपरोक्त में से कोई नहीं।
दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। सही उत्तर है नमस्कार दोस्तों, आज हम आधुनिक काल में भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके मुख्य बिंदुओं को हम देख लेते हैं, जिसमें हम आज एक बदली हुई दुनिया के बारे में चर्चा करेंगे। हम पढ़ेंगे इतिहास में तारीखों का महत्व क्या है और विज्ञापनों का हमारी रुचियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा तारीखें क्यों हो जाती हैं महत्वपूर्ण, इसकी चर्चा हम करेंगे और साथ में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के भौगोलिक भूभागों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हमारी बदली हुई दुनिया से। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई 17वीं सदी का व्यक्ति आज की इस दुनिया में किसी करिश्मे से पुनर्जीवित होकर आ जाए, तो उसे उस सदी की दुनिया और आज की दुनिया में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। वह यहाँ सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। वह कई नए शहरों को देखेगा और अपने ज़माने के शहरों की तुलना वह आज के शहरों से करने लगेगा, क्योंकि उस ज़माने के शहरों में या उस ज़माने में कोई कारखाने नहीं हुआ करते थे, ना ही आज की तरह इतनी बड़ी बड़ी सड़कें उस ज़माने में हुआ करती थीं। और आज वो ऐसी ऐसी गाड़ियों को देखेगा जिन गाड़ियों की उसने कभी कल्पना भी नहीं की हो। वह आसमान में उड़ते हवाई जहाज़ों को देखेगा और पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ियों को देखेगा। उसे आज की दुकानों में ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जिनका वह इस्तेमाल करना भी शायद नहीं जानता होगा। वह अपने समय में होने वाले खेती और आज की आधुनिक खेती को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो उठेगा और उसे आज के लोगों की भाषाओं में भी काफ़ी अंतर दिखाई देगा। उसे आज की भाषा और अपने समय की भाषा में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा। वह खुद को एक ऐसी दुनिया में पाएगा जहां सब कुछ बदला हुआ होगा। दोस्तों, दुनिया प्राचीन काल से लगातार बदल रही है और आज भी बहुत परिवर्तन दिखाई देने स्वाभाविक है। आइए अब इतिहास में तारीखों के महत्व को समझते हैं। पहले के लोग ये सोचते थे कि इतिहास एक नीरस विषय है, जिसमें वर्षों को याद करना पड़ता है, तारीखों को याद करना पड़ता है, तिथियों को याद करना पड़ता है। ये भी याद करना पड़ता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन सा राजा कब मारा गया। इन सारी बातों की खूब चर्चाएं होती हैं। समय समय पर होने वाले बदलावों की चर्चा हम इतिहास विषय में करते हैं। हम रोज अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हर एक वस्तु के बारे में या हर एक वस्तु के इतिहास के बारे में जानने की इच्छा शायद हमारे मन में नहीं होती है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को देखकर हमारे मन में जरूर कुछ प्रश्न उठने लगते हैं। उदाहरण के लिए, बस स्टैंड में चाय की दुकान। यहाँ पर लोगों को चाय पीते देखकर मन में प्रश्न जरूर उठ जाता है कि सबसे पहले ये चाय किसने पी होगी। हवाई जहाज को देखकर, आसमान में जो हवाई जहाज उड़ता है उसको देखकर कभी कभी प्रश्न ये उठ जाता है कि सबसे पहले हवाई यात्रा किस व्यक्ति ने की होगी। गर्मियों में शीतल हवा देने वाला पंखा, इसके निर्माण के बारे में, इसके आविष्कार के बारे में किसने सबसे पहले सोचा होगा। पुराने समय में जब घरों में रोशनी नहीं हुआ करती थी, तब बल्ब के बारे में किसने सोचा होगा, किसने इसका आविष्कार किया होगा। इसके अलावा मन में ये प्रश्न आ सकता है कि जो रेलगाड़ी आज पटरियों पर दौड़ रही है, इतनी बड़ी भीड़ को जो अपने साथ लेके जाती है, यही भीड़ पहले कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक इतनी आसानी से जाती होगी। हमारी जो किताबें हैं, इन किताबों को कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, जब कागज़ नहीं हुआ करता था, तब लोग कैसे पढ़ते होंगे।
ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं और जो हमें बहुत सोचने पर विवश कर देते हैं। बच्चों, समय परिवर्तनशील है, इसे किसी प्रकार से बांध कर नहीं रखा जा सकता। भारत पर बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा, फिर हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भी चला और यह भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये राष्ट्रीय आंदोलन किस तिथि से या किस तारीख से शुरू हुआ, क्योंकि ये सारी चीजें एक बहुत लंबे समय तक चली थी। इस प्रकार के बदलावों को जानने के लिए ही हम अवधि का जिक्र करते हैं, जिसमें किसी कालखंड या एक निश्चित समय सीमा को निर्धारित किया जाता है। फिर भी कई लोग इतिहास को तारीखों के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले समय में कुछ बड़ी घटनाओं को ही इतिहास समझा जाता था, जिसमें विभिन्न युद्धों, राजा के राज्याभिषेक या उसके वैवाहिक जीवन को शामिल किया जाता था और इन सब को ही इतिहास के रूप में देखा जाता था। यही कारण रहा कि इतिहास में तारीखों को विशेष महत्व दिया जाने लगा। आइए अब विज्ञापनों का हमारे दैनिक जीवन में पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ समय पहले से ही विज्ञापनों ने बाजार में अपने पैर मजबूत कर लिए हैं। विभिन्न प्रकार की चीजें जिनके बारे में साधारण व्यक्ति जानता नहीं था, धीरे धीरे विज्ञापनों से वह उन चीजों की ओर आकर्षित हुआ है। इन विज्ञापनों ने समाज के लोगों के फैशन और रुचियों को काफी बदल कर रख दिया है। बच्चों, 1922 में लिप्टन चाय के विज्ञापन में दिखाया गया कि इस चाय को बड़े घराने के लोग पसंद करते हैं और इस प्रकार चाय की लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश भी की गई। आइए अगले बिंदु की ओर रुख करते हैं और देखते हैं क्यों महत्वपूर्ण हो जाती हैं तारीखें। हम अपने परिवार में देखते हैं कि कुछ एक दिन या कुछ एक तारीखें हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे किसी का जन्मदिन हो, किसी के विवाह का दिन हो जिसे हम सालगिरह के रूप में जानते हैं, या फिर वह किसी की पुण्य तिथि ही क्यों ना हो, ये सारे दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं, क्योंकि इनसे हमारी कुछ यादें भी जुड़ी हुई होती हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा उसमें भारत के सभी गवर्नर जनरलों के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग से शुरू होकर अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक की चर्चा मिलती है। बच्चों, इतिहासकारों के इन तारीखों के माध्यम से हम उस समय के आर्थिक जीवन, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में पता कर पाते हैं और हम उस समय की तुलना आज के जीवन से करते हैं। तमाम ऐतिहासिक जानकारी हमें किसी व्यक्ति द्वारा लिखे इतिहास के द्वारा प्राप्त हो पाती है। आइए अब बात करते हैं भारत और इसके भूभागों की। भारत, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। बच्चों, हमारा देश भारत, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई 3,200 किलोमीटर है और वहीं अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के कच्छ तक की लंबाई 2,900 किलोमीटर है। विश्व में चीन के बाद भारत जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। आइए अब बात करते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। बच्चों, आज हमने हमारी बदली हुई दुनिया के बारे में पढ़ा, इतिहास में तारीखों के महत्व के बारे में हमने जाना, विज्ञापनों का हमारी रुचियों या हमारे फैशन पर कैसा प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हमने पढ़ा, तारीखें महत्वपूर्ण क्यों हो जाती हैं इसके बारे में हमने जाना और आधुनिक भारत के भौगोलिक भूभागों की हमने चर्चा की। आइए अब देखते हैं इस अध्याय की अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि अवधियां कैसे तय की जाती हैं। इसके अलावा औपनिवेशिकता क्या है इसको हम जानेंगे। आधुनिक ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ अधिकृत रिकॉर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे
और हम पढ़ेंगे सर्वेक्षण का प्रचलन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम करेंगे समकालीन दुनिया में लोकतंत्र। इस वीडियो में हम लोकतंत्र के दो दास्तां और लोकतंत्र का बदलता नक्शा देखेंगे। पहला है लोकतंत्र की बदलती दास्तां, जिसमें हम चिली की कहानी और पोलैंड की कहानी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चिली जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है और दक्षिण प्रशांत महासागर की सीमा और दक्षिण अटलांटिक महासागर का एक छोटा हिस्सा है। दोस्तों, साल्वाडोर अलेंदे चिली के राष्ट्रपति थे। वे चिली के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने गरीबों और श्रमिकों के लिए काम किया था। लेकिन 1973 में एक मिलिट्री कूप हुआ, यानी एक सैन्य तख्त पलट, जिसके दौरान रक्षा मंत्री को पकड़ लिया गया और राष्ट्रपति के घर पर बमबारी की गई और राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई। दोस्तों, ये नाम जरूर याद रखिएगा, जनरल ऑगस्टो पिनोशे। जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने इस तख्त पलट का नेतृत्व किया। वे 17 साल तक वहां के राष्ट्रपति बने रहे। पिनोशे की सरकार ने बहुत अत्याचार किया और उन्हें मार डाला, जिसने अलांदे का समर्थन किया या जो लोकतंत्र की चाहत रखते थे। उनके द्वारा हजारों लोगों की हत्या की गई और अन्य के लापता होने की सूचना भी प्राप्त हुई, जिनका कभी कोई पता नहीं चला। एक जनमत संग्रह हुआ और पिनोशे की जो सरकार थी वो हार गई। चिली में लोकतंत्र बहाल हुआ और सैन्य तख्त पलट के बाद मिशेल बैचलेट वहां की पहली राष्ट्रपति बनी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पोलैंड की। तो दोस्तों, पोलैंड यूरोप के 6 देशों से घिरा हुआ है। यह डेनमार्क और स्वीडन के साथ समुद्री सीमाएं भी साझा करता है। पोलैंड की 3 बातें जानना बहुत जरूरी है। पोलैंड में यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। देश में किसी अन्य पार्टी की अनुमति नहीं थी, मतलब वहां वन पार्टी सिस्टम था और सरकार यूएसएसआर द्वारा समर्थित थी। 14 अगस्त 1980 में लेनिन शिपयार्ड के जो श्रमिक थे वे हड़ताल पे चले गए। लीच वलेसा भी इस विरोध में शामिल हुए और इसका नेतृत्व किया। दोस्तों, लीच वलेसा वहां के फॉर्मर इलेक्ट्रीशियन थे। हड़ताल उसके बाद पूरे शहर में फैल गई। फिर एक 21 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और उससे एक नया मजदूर संघ सामने आया, जिसका नाम था सॉलिडारिटी। एकजुटता व्यापक हुई, सरकार के घोटाले उजागर हुए, मार्शल लॉ लगाया गया और सभी अधिकार छीन लिए गए। फिर एक और हड़ताल हुई और इसके बाद सरकार ज्यादा कमजोर हो गई। 1989 में फाइनली चुनाव लड़ने का अधिकार लोगों को दिया गया और सॉलिडारिटी ने 100 में से 99 सीटें जीती और लीच वलेसा बने पोलैंड के नए राष्ट्रपति। तो दोस्तों, अब हम लोकतंत्र की 2 विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जिससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि 2 गैर लोकतांत्रिक देशों की तुलना कैसे होगी। तो दोस्तों, अगर हम चिली को देखें तो वह सेना द्वारा शासित था, खुलकर पूंजीवाद का पक्षदार भी था। लेकिन उसी दूसरी तरफ पोलैंड एक ही पार्टी द्वारा शासित था और वे दावा करते थे कि वे मजदूर वर्ग के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, इन 2 कहानियों से हमें लोकतंत्र की पहचान कैसे हुई। लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जो लोगों को अपना शासन चुनने की अनुमति देता है। लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं जो देश पर शासन करते हैं और विचारों को व्यक्त करने, संगठित करने और विरोध करने की स्वतंत्रता भी होती है।
दोस्तों अब हम देखेंगे लोकतंत्र का बदलता नक्शा। दोस्तों संक्रमण की अवधि से हम शुरुआत करेंगे तो 20वीं सदी में लोकतंत्र के संदर्भ में दुनिया में संक्रमण का युग था। लोकतंत्र के मार्च की ओर इस बदलाव का एक पैटर्न था। मानचित्र को देख के हम अभी उस पैटर्न का पता लगाएंगे। ये मानचित्र 3 चरणों में विभाजित किए गए हैं। पहला 1900 और 1950 में लोकतंत्र सरकार है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1900 और 1950 तक जो लाल देश हैं वे डेमोक्रेटिक थे और उसके बाद जो पीले देश हैं वो 1950 तक डेमोक्रेटिक नहीं थे, पर वे 1950 के बाद डेमोक्रेटिक हुए। तो दोस्तों 1975 की लोकतांत्रिक सरकार है जिसमें अभी कुछ और देश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में कन्वर्ट हो गए हैं और 2000 में जैसा कि हम देख सकते हैं कि ज्यादातर देश डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर चुके हैं। दोस्तों इसमें हमें नोट करने के लिए क्या पता चला? पहला कि हम ये कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया में लोकतंत्र का विस्तार हो चुका था। यह दुनिया के सभी हिस्सों में मौजूद नहीं था। इसे कुछ क्षेत्रों में स्थापित किया गया और बाद में इसका विस्तार दूसरे क्षेत्रों में भी किया गया। ज्यादातर देश लोकतांत्रिक आज हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के कई बड़े हिस्से हैं जहां डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र आज भी मौजूद नहीं है। तो दोस्तों अब हम चलेंगे महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर। पहली महत्वपूर्ण घटना चिली की सैन्य तख्त पर 1973, जनमत संग्रह का वर्ष 1988, पोलैंड में हड़ताल 1980 और पोलैंड में चुनाव हुए 1990 में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा चिली में लोकतंत्र की बहाली और पोलैंड में लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र की 2 विशेषताएं और लोकतंत्र का संक्रमण। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने पढ़ा वो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज हम करेंगे लोकतंत्र और समकालीन दुनिया पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोकतंत्र के विस्तार के चरण और वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके पीछे स्टोरी क्या है कि ये इतना एक्सपेंशन कैसे हुआ? तो दोस्तों कहानी शुरू होती है लुई 16 से। फ्रांस में लुई 16 का राज था और जब वहां के राजा को हटा के लोगों ने एक रिपब्लिक एस्टैब्लिश की, यानी जनतंत्र। 1000 साल की मोनार्की को हटा के पहली फ्रेंच रिपब्लिक यानी जनतंत्र एस्टैब्लिश हुआ, जिसका मोटो था लिबर्टे, इगैलिटे और फ्रेटर्निटी। लेकिन ये सब बहुत आसान भी नहीं था लेकिन ये लोगों ने कर दिखाया। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल की बात हम करेंगे दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 1757 में आजादी मिली। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को हटा के बगावत करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संगठन किया। दोस्तों जब हम शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि लोकतंत्र के लिए संघर्ष राजनीतिक असमानता, स्वतंत्रता और न्याय के चारों ओर घूमता है। प्रमुख मांग में से एक वोट का अधिकार था, लेकिन ये सबको नहीं मिला। लेकिन इसकी भी समस्याएं थी, जैसे कि ब्लैक्स को अधिकार ना मिलना, महिलाओं को वोट देने का अधिकार ना मिलना। जो लोग लोकतंत्र से संघर्ष कर रहे थे वे चाहते थे कि किसी भी भेदभाव के बावजूद मतदान का अधिकार सभी को दिया जाए। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक मताधिकार के रूप में भी जाना जाता था। इंग्लिश में कहें दोस्तों तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दोस्तों अब हम बात करेंगे एशिया और अफ्रीका की, जिन्होंने उपनिवेशवाद को भोगा। उपनिवेशवाद का अंत हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद अधिकांश देश भारत सहित आजाद किए गए थे। आइए हम इसमें घाना का उदाहरण लेते हैं। घाना पश्चिम अफ्रीका की खाड़ी गनी पे स्थित है।
गोल्ड कोस्ट उसका पहला नाम पड़ा। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उसका नाम घाना रखा। घाना को 1957 में स्वतंत्र कर दिया गया। वहां पे जनतंत्र एस्टैब्लिश हुआ। अफ्रीका में सबसे पहले स्वतंत्र होने वाले देशों में से वह पहला था। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्वामे नक्रूमा की। क्वामे नक्रूमा खुद एक शिक्षक और एक सक्रिय राष्ट्रवादी थे। स्वतंत्रता के बाद वे घाना के राष्ट्रपति बने और वे जवाहरलाल नेहरू के भी बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन 1966 में एक सैन्य तख्त पलट हुआ। अफ्रीकी देशों में अधिकांश लोग अस्थिर लोकतंत्र के गवाह बने। दोस्तों हम बात करेंगे हाल का चरण। लोकतंत्र के प्रति अगला बड़ा धक्का 1980 के बाद आया, क्योंकि लैटिन अमेरिका के कई देशों में लोकतंत्र को पुनर्जीवित कर दिया गया। अब हम बात करेंगे सोवियत यूनियन की। सोवियत यूनियन में बहुत सारे देश थे, लेकिन 1991 में इसके अलग होने के बाद इसमें से 15 अलग अलग देशों का गठन हुआ। दोस्तों अब हम बात करेंगे हाल के चरण में बांग्लादेश की। इसका पहला नाम बर्मा था। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद यह एक लोकतंत्र बन गया, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं रुका। एक सैन्य तख्त पलट के साथ 1962 में लोकतंत्र वहां समाप्त हुआ और डेमोक्रेसी खत्म। 1990 में लगभग 30 साल बाद पहली बार वहां पे चुनाव हुए। चुनाव में ऑंग सान सू ची की पार्टी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय लीग जीती, लेकिन मिलिट्री ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। सेना ने नेताओं के फैसले का खंडन किया और सभी राजनीतिक नेताओं को कैद कर लिया गया। सैन्य के कारण म्यांमार के लोग उखड़ गए। ऑंग सान सू की को उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन फिर भी म्यांमार को लोकतंत्र बनने के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेमोक्रेटिक देशों की। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम देखते हैं दोस्तों, जैसे भारत की एक अपनी लोकतंत्र है, अमेरिका की अपनी है, वैसे ही विश्व सरकार क्या है। अब हम जानेंगे विश्व सरकार के बारे में। तो दोस्तों इससे हमारा हम पहली बात इसमें करेंगे यूएन की, यानी संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र दुनिया के देशों का एक वैश्विक संघ है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक इक्विटी में सहयोग करने में मदद करता है। इसके कई भाग हैं, जिनमें से एक है जनरल असेंबली। दोस्तों जनरल असेंबली में 5 परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो इनमें से जब वोटिंग होती है तो 9 को एक डिसीजन पे अग्री करना होता है, जिसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे यूएनएससी की। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है। वो है रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और यूएसए। इनके पास जैसे कि हमने बोला वीटो पावर होती है। अगर इनमें से कोई एक भी किसी डिसीजन के लिए मना कर दे तो वो लिया नहीं जा सकता था, लेकिन अगर 5 हाँ कर दे तो वह डिसीजन लिया जाता है। जैसे कि हमने बात की कि इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन IMF के बारे में। तो IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है 189 कंट्रीज का, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरे ग्लोब के अराउंड लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गरीबी कम करने के लिए पूरी दुनिया में काम करते हैं और इसका गठन 1945 में हुआ था। आज देश अधिक लोकतांत्रिक हो रहे हैं और लोकतंत्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम हो रहा है। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो हम 1990 तक यूएसए और यूएसएसआर के उदाहरण के साथ इसे घटा सकते हैं। यूएसएसआर और यूएसए के बीच संघर्ष ने सभी वैश्विक संगठनों में संतुलन बनाया, लेकिन यूएसएसआर के अलग होने के बाद यूएसए एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। हाल ही में दुनिया के कई शक्तिशाली देश, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ने बाकी दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ावा देने का काम किया है। वे कहते हैं कि लोकतंत्र के मूल्यों पर प्रचार करना पर्याप्त नहीं है। मौजूदा लोकतंत्र को उन देशों में सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए जो वहां लोकतंत्र स्थापित करने के लिए गैर लोकतांत्रिक हैं।
कुछ मामलों में शक्तिशाली देशों ने गैर लोकतांत्रिक देशों पर सशक्त हमला शुरू किया। इनका एक एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका ने इराक पर हमला किया क्योंकि उन्हें लगा वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इराक में त्राही मच गई। सद्दाम हुसैन को एक थ्रेट माना जाता था और वहाँ कहते थे कि वहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन सद्दाम को कैप्चर कर लिया गया और 2003 में उन्हें गिल्टी फाउंड किया गया। दोस्तों, अगर हम लोकतंत्र के प्रचार की बात करें तो क्या ये लोकतंत्र को बढ़ावा देने का सही तरीका है? क्या एक लोकतंत्र देशों को युद्ध छेड़ना चाहिए और वहाँ लोकतंत्र स्थापित करने के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण करना चाहिए? क्या बाहरी मदद हर हमले में काम करती है या तभी काम करती है जब किसी राष्ट्र को लोग अपने समाजों को लोकतांत्रिक बनाने के संघर्ष में सक्रिय रूप से लगे होते हैं? यहाँ तक कि अगर भारी हस्तक्षेप से किसी देश में लोकतंत्र की स्थापना होती है तो क्या यह लंबे समय तक चलेगा? क्या इसे अब नागरिकता का समर्थन मिलेगा? आखिर लोकतंत्र की भावना को ध्यान में रखते हुए लोगों का लोकतंत्र का तोहफा देने के लिए बाहरी ताकत का इस्तेमाल क्या है? इस वीडियो में हमने सीखा लोकतंत्र के विस्तार के चरण और वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र। दोस्तों, अब आप अपनी बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 से इसे पढ़ें और अगली वीडियो में हम सीखेंगे अभ्यास प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 3। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। सार्थक अंक का गणितीय संचालन, विमीय विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय, सार्थक अंक का गणितीय संचालन। सार्थक अंक के गणितीय संचालन को जानने से पहले क्या आप वैज्ञानिक संकेतन के बारे में जानते हैं? जैसा हमने पिछली वीडियो में जाना था, वैज्ञानिक संकेतन एक गणितीय अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग 1 और 10 के बीच दशमलव संख्या को 10 से गुणा करने के लिए किया जाता है, जिससे हम कम अंकों से बड़ी संख्या को लिख सके। वैज्ञानिक संकेतन में सभी संख्याओं को हम घातीय यानी एक्सपोनेंशियल रूप में लिखते हैं, जैसे कि m × 10 की पावर n। इस तरीके से हम वैज्ञानिक संकेतन को दर्शाते हैं। यहाँ पर m एक वास्तविक संख्या है और n एक पूर्णांक। आइए अब बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतन का योग करना और घटाने के बारे में। इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने एक संख्या ली जो है 6.26 × 10 की पावर -2। यह संख्या
0.0626 का वैज्ञानिक संकेतन है। और हमने एक और संख्या ली जो है 3.24 into 10⁻³ यह संख्या 0.00324 का वैज्ञानिक संकेतन है। जब हमने इन दोनों संख्या को जोड़ा तो आंसर आया 6.58 into 10⁻²। यह वैज्ञानिक संकेतन है 0.0658 का। उसी तरीके से जब हमने सेम नंबर को घटाया तो आंसर आया 5.93 into 10⁻²। यह संख्या 0.0593 का वैज्ञानिक संकेतन है। आइए अब बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतन का गुणा और भाग करना। हमने एक संख्या ली जो है 3.45 into 10⁻³ जब इस संख्या को हमने दूसरी संख्या से गुणा किया जो है 6.28 into 10⁻⁴। इनको गुणा कैसे करेंगे? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी 3.45 को पहले 6.28 से गुणा करेंगे और घातकों के नियमों के अनुसार या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अनुसार इनकी पावर्स जुड़ जाएंगी, यानी 10⁻³ -4। तो आंसर आएगा 21.66 into 10⁻⁷, जिसे हम 2.16 into 10⁻�6 भी लिखते हैं। इस तरीके से हमने वैज्ञानिक संकेतनों का गुणा करना सीखा। अगर हमने सेम नंबर का भाग किया यानी 3.45 into 10⁻³ को 6.28 into 10⁻⁴ से भाग करेंगे। पहले दोनों संख्या भाग होंगी, यानी 3.45 को 6.28 से भाग करेंगे और एक्सपोनेंट के नियम के अनुसार इनकी पावर्स माइनस होंगी, यानी 10⁻³ + 4। तो आंसर आएगा 0.549 into 10⁻+1, जिसे हम 5.49 भी लिखते हैं। इस तरीके से हमने वैज्ञानिक संकेतनों का भाग करना सीखा। आइए अब बात करते हैं सार्थक अंक के बारे में। जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जब किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो उसे शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का उपयोग होता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। आइए अब बात करते हैं सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना के बारे में। हमने एक संख्या ली जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी 21.11। दूसरी संख्या ली जो है 19.0। तीसरी संख्या ली जो है 1.023। यदि हमें इन तीनों संख्या को जोड़ना हो तो आंसर आएगा 41.133। अब हम अगर सार्थक अंक के नियमों को देखें तो दशमलव के बाद सबसे कम संख्या यानी 19.0 की है। 19.0 में एक ही सार्थक अंक है दशमलव के बाद,
तो हम अपने उत्तर में भी दशमलव के बाद एक ही संख्या को लेंगे, यानी 41.133 को हम 41.1 ही लेंगे, यानी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक को लिया जाएगा। इस तरीके से हम सार्थक अंकों को जोड़ते हैं। यदि हमने एक संख्या ली जो है 21.11, 19.0, 1.023, यदि हम तीनों संख्या को घटाएं तो आंसर आएगा 1.087। सार्थक अंक के नियमों के अनुसार क्योंकि 19.0 में दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक है, तो हम अपने उत्तर में भी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक को लेंगे, यानी 1.087 को हम लिखेंगे 1.0, यानी दशमलव के बाद एक ही संख्या ली जाएगी और इस केस में हमने शून्य लिया है। इस तरीके से हमने सार्थक अंक को घटाना सीखा। आइए अब सार्थक अंकों को गुणा करना और भाग करना सीखें। हमने एक संख्या ली जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 4.98 को हमने 3.8 से गुणा किया तो आंसर आया 18.924। क्योंकि सार्थक अंकों के नियमों के अनुसार 3.8 में दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक है, तो हम अपने उत्तर में भी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक लेंगे, यानी 18.924 को हम लिखेंगे 18.9। दशमलव के बाद हमने एक ही संख्या ली जो यहाँ पर है 9। इस तरीके से हमने सार्थक अंकों को गुणा करना सीखा। अब हम सीखते हैं सार्थक अंकों का भाग करना। हमने 4.98 को 3.8 से भाग किया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो आंसर आया 1.310। सार्थक अंकों के नियमों के अनुसार 3.8 में दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक है, तो हम अपने उत्तर में भी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक को लेंगे, यानी 1.310 को हम 1.3 लिखेंगे। यहाँ दशमलव के बाद हमने एक ही सार्थक अंक को लिया जो है 3। इस तरीके से हमने सार्थक अंकों को गुणा और भाग करना सीखा। सार्थक अंकों के गणितीय संचालन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संख्याओं का सन्निकटन करना, यानी राउंडिंग ऑफ। आइए इसको जानें। संख्याओं का सन्निकटन वह विधि है जिससे किसी संख्या को सरल बनाया जाता है, लेकिन उसके मूल्य को उसके मूल संख्या के पास ही रखा जाता है। संख्याओं के सन्निकटन करने के कुछ नियम हैं। आइए एक एक करके इन नियमों को पढ़ें। पहला नियम यह कहता है कि यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हटाना हो 5 से अधिक हो, तो उससे पहले आने वाला अंक का मान 1 से अधिक कर दिया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। 2.987 एक संख्या है। इसमें हमें 7 को हटाना है और 7 5 से अधिक है, तो यह संख्या सन्निकटन या राउंड ऑफ होकर 2.99 बन जाएगी, यानी 8 को हमने 1 से बढ़ा दिया। दूसरा नियम यह कहता है कि यदि सबसे दाईं ओर का हटाए जाने वाला अंक 5 से कम हो,
तो उससे पहले वाले अंक को बदला नहीं जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 4.984 एक संख्या है, इसमें 4 को हमें हटाना है। क्योंकि 4 5 से छोटा है तो यह संख्या सन्निकटन होकर 4.99 नहीं बनेगी। तीसरा नियम यह कहता है कि सबसे दाईं ओर हटाए जाने वाला अंक 5 ही हो और 5 से पहले वाली संख्या अगर सम संख्या यानी इवन नंबर हो तो उस स्थिति में वह संख्या बदली नहीं जाएगी, परंतु अगर 5 से पहले वाली संख्या एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो तो वह संख्या 1 से बढ़ा दिया जाएगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण को देखते हैं। 6.55 एक संख्या है, इसमें 5 से पहले वाली संख्या एक विषम संख्या है, तो 6.55 सन्निकटन या राउंड ऑफ होकर बन जाएगा 6.6। लेकिन अगर हमने दूसरी संख्या ली जो है 7.25, इसमें 5 से पहले वाली संख्या एक सम संख्या यानी इवन नंबर है, तो यह संख्या सन्निकटन होकर बन जाएगी 7.2। आइए अब अपने आखिरी विषय पे चले जो है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण एक सांकल्पिक औजार है जिसका बहुत जगह पर उपयोग होता है। यह वहां उपयोगी होता है जहां एक तरह की भौतिक राशियां किसी घटना के परिणाम के लिए जिम्मेदार हो। इस विधि को हम गुणक लेबल विधि यानी फैक्टर लेबल मेथड या इकाई गुणक विधि या यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। इस विधि को अच्छे से समझने के लिए आइए स्क्रीन पे दिए गए प्रश्न को सुलझाते हैं। क्या आप बता सकते हैं 5 दिन में कितने सेकंड होते हैं? जैसा हम जानते हैं एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटों में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 5 दिनों में सेकंड्स को निकालने के लिए हम विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको सुलझाने के बाद आंसर आया 4,32,000 सेकंड, यानी 5 दिनों में 4,32,000 सेकंड होते हैं। इस तरीके से हम विमीय विश्लेषण का उपयोग करके कई प्रश्नों को सुलझाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने सार्थक अंक का गणितीय संचालन के बारे में जाना, हमने विमीय विश्लेषण के बारे में भी जाना। तो अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगली वीडियो में हम रासायनिक संयोजन के नियमों को जानेंगे। थैंक यू।